अजी अच्छो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत मजा होगा और फास्ट ट्रैक से आपका कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि लाइक्स की कमी दिख रही है? ये हमें रोक रहा है फर्दर वीडियोस को अपडेट करने के लिए। तो प्लीज जल्दी से, हर वीडियो के ऊपर 500 लाइक का टारगेट है जो आपको पूरा करना है। पहले नहीं, हर वीडियो के ऊपर आपको 500 लाइक का टारगेट पूरा करना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से अपडेट कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं आपके पास ये फास्ट ट्रैक बुक अब तक होगा और आप इसमें आगे बढ़ रहे होंगे। यस, चलिए इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अब तक हमने क्या देख लिया है? हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 क्या हो चुका है सर? खत्म हो चुका है। दैट इज बेसिक टैक्स कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है। उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपने मॉड्यूल से, क्वेश्चन एयर से, जो भी आपके पास बुक है, आपने इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा मजबूत कर लिया होगा। डरना नहीं है, आगे भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे टैक्स कैलकुलेशन आएगा, फिर से हम लोग वहां पे उसको रिवाइज करेंगे। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनकम टैक्स अथॉरिटीज। यस और नो, राइट? तो ये जो टॉपिक है इनकम टैक्स अथॉरिटीज, पहले मैं आपको इसका ब्रीफ दे देता हूं और हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी बता देता हूं। देखिए, मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया जिसको मैं कहता हूं असेसमेंट चार्ट। ये मेरे क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस से एक बना हुआ चार्ट है जो आपको बहुत ज्यादा मजा देगा और प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन लेकर के जाएगा। अगर आप वो बच्चे हैं जिसमें आर्टिकलशिप में डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट सिलेक्ट नहीं किया या डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा नॉलेज ओरिएंटेड, कंटेंट ओरिएंटेड चीज रहेगी कि यार असेसमेंट्स किस तरीके से होते हैं। यस और नो? और मैं सर आपको बता रहा हूं, आपको असेसमेंट से प्यार हो जाएगा अगर आपने एक बार इन टॉपिक्स को पूरा का पूरा कर लिया तो। यस, अच्छा, अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज को सबसे पहले लेने का एक रीजन मैं आपको समझाता हूं। अगर आप मॉड्यूल ओपन करेंगे, आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज नाम का कोई चैप्टर स्पेसिफिकली नहीं दिखता है। आपको असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में ही ये एक टॉपिक है जो कवर होता है। हालांकि इसके सेक्शन अलग है और ये एक टॉपिक भी अलग है, बट मॉड्यूल में नंबर ऑफ टॉपिक्स कम हो इसके लिए उन्होंने शायद ऐसा किया होगा। अभी जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है, ये बिफोर फेसलेस असेसमेंट, जो फेसलेस असेसमेंट नाम का चीज है जो 2019 से आ चुका है, फेसलेस असेसमेंट के पहले जो था ये चैप्टर बड़ा रेलेवेंट था। और फेसलेस असेसमेंट आने के बाद इस चैप्टर के जितने भी पावर थे, ये सारे के सारे किसको चले गए? नेशनल फेसलेस अथॉरिटीज को चले गए। अब ऐसे केसेस के अंदर में इस चैप्टर का जो स्कोप है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन इस चैप्टर के दो सेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। एक है सेक्शन 116 और दूसरा है सेक्शन 119। यस और नो? आगे कई जगह पे इन चीजों का रेफरेंस आएगा जिसके लिए छोटा सा चैप्टर है और इसे फटाफट खत्म करना चाहिए। यस, अगेन मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो आप मेरे साथ देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मालिक जी, अब देखिए ये है आपका असेसमेंट चार्ट। अगर आप नोट्स देखेंगे तो ये है आपका असेसमेंट चार्ट। मैं पहले आपको असेसमेंट चार्ट समझाऊंगा। इस एक चार्ट के अंदर में आपके आने वाले 20-22 टॉपिक कवर है। आप बिलीव नहीं करेंगे बट मैं आपको समझाता हूं। इस एक चार्ट के अंदर में कवर्ड है। आपने आज तक अगर डायरेक्ट टैक्सेस में काम नहीं किया है सर आर्टिकलशिप के अंदर में, तो इस एक चार्ट को समझो और आपको मजा आ जाएगा। और सर फिर आप देखना कैसे आपको टॉपिक दिमाग में जाता है कि कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है। अगर आपको ये समझता है ना कि कौन से टॉपिक के बाद क्या पढ़ना है, डीटी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। यस, डीटी आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो जरा सुनिए, ऑफिस में हम करते क्या है, एक बार इमेजिन कीजिए। जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट अपनी इनकम कमाता है। यस, यानी घर से निकलते ही सबसे पहले असेसी अपनी साल भर की फाइनेंशियल ईयर में इनकम कमाता है। इनकम कमाने के बाद आती है उसके रिटर्न भरने की बारी। यस, यानी वो एक ड्यू डेट आती है जुलाई या अक्टूबर, जहां पे उसको क्या भरना पड़ता है? रिटर्न भरना पड़ता है। यस, जहां पे उसको क्या करना पड़ता है? रिटर्न भरना पड़ता है। अब यहां पे दो ऑप्शन है। एक, कुछ लोग जो कंप्लायंस बहुत प्यार से करते हैं, ये लोग रिटर्न भरते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटर्न भरते ही नहीं। रिक्वायरमेंट थी, रिटर्न नहीं भरा, टाइम पे नहीं भरा, एटसेट्रा। बराबर है? यानी असेसी घर से निकलते ही सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है उसकी रिटर्न पे आती है। ये रिटर्न कहां जाता है सर? ये रिटर्न जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। ये रिटर्न कहां जाता है सर? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो लेट अस फर्स्ट अज्यूम कि असेसी एक समझदार असेसी है और वो अपना रिटर्न भर देता है। तो जैसे ही एसएससी रिटर्न भरता है, ये रिटर्न जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। अब इस रिटर्न का होता क्या है, कभी सोचा है? आइए समझते हैं ये रिटर्न का आखिर होता क्या है। देखिए, हम टेक्निकली दो तरीके के रिटर्न भरते हैं। एक होता है इनकम टैक्स रिटर्न जिसको हम आईटीआर कहते हैं, और दूसरा होता है टीडीएस टीसीएस रिटर्न। यस, तो इनकम टैक्स में मुख्य तौर पे दो रिटर्न है। एक होता है इनकम टैक्स रिटर्न और दूसरा होता है टीडीएस टीसीएस रिटर्न। अब जो इनकम टैक्स के रिटर्न है ना, वो ट्रेसेस में जाते हैं। जो इनकम टैक्स के जो रिटर्न है ये सीएएसएस में जाते हैं। अब ये सीएएसएस क्या है? कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर। कम अगेन, कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर, राइट? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर, ये जाता है सर सीएएसएस के अंदर में।
और जो आपके टीडीएस टीसीएस के रिटर्न है वो जाते हैं सर ट्रेसेस के अंदर में। तो जो आपके टीडीएस टीसीएस के रिटर्न है वो जाते हैं ट्रेसेस। अब ट्रेसेस का फुल फॉर्म है टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम। टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो मालिक असेसी रिटर्न भरता है, रिटर्न जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, या तो वो सीएएसएस में प्रोसेस होगा या तो वो ट्रेसेस में प्रोसेस होगा। अगर आपने डीटी में थोड़ा सा काम किया है तो आपने देखा होगा आर्टिकलशिप के अंदर में कि सर जब आप टीडीएस का काम करते हैं, टीडीएस की फाइलिंग करते हैं, वो ट्रेसेस की वेबसाइट पे होती है। आई होप आपको याद होगा। अब रिटर्न आप क्या करते हो? सबमिट कर देते हो। ये रिटर्न सबमिट होने के बाद क्या होता है? यहां से आपका फाइनल का पार्ट शुरू होता है कि भैया ये रिटर्न सबमिट करने के बाद आखिर होता क्या है? सर रिटर्न सबमिट करने के बाद सबसे पहले 100% रिटर्न, ओके वापस से सुनिए, 100% रिटर्न, चाहे वो टीडीएस हो, टीसीएस हो या फिर आपका आरओआई हो, नॉर्मल रिटर्न ऑफ इनकम हो, इन 100% रिटर्न का क्या होता है? समरी असेसमेंट। 1431 सेक्शन है 1431 समरी असेसमेंट होता है। सर हर रिटर्न का समरी असेसमेंट होना मैंडेटरी है, तो ये समरी असेसमेंट होगा ही। अब इस समरी असेसमेंट में क्या होता है? देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ना अपना काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया। इस सॉफ्टवेयर के अंदर में उन्होंने कुछ चीजें ऑटोमेटिकली क्या कर दी? सेटल कर दी, ताकि असेसमेंट करने से पहले ही कुछ चीजें, कुछ गड़बड़ ऑटोमेटिक क्या आ जाए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने आ जाए। तो मुख्य तौर पे यहां पे 5 चीजें होती है। अर्थमेटिकल एरर, अगर आपने जो आईटीआर भरा है, जो रिटर्न भरा है, इसके अंदर में कोई अर्थमेटिकल एरर होगा, वो यहां पे रेक्टिफाई होता है। यस। इनकरेक्ट क्लेम, मान लीजिए आपने कोई क्या कर दिया है? क्लेम कर लिया जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको क्या करेगा? रेक्टिफाई करेगा। तीसरी चीज, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट किया है, मान लीजिए अगर आपका जो रिटर्न है ये ड्यू डेट के बाद सबमिटेड है, तो आपने कोई लॉस क्लेम किया है तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने मिलेगा। इंटर में सोचो, हमने पढ़ा था, इंटर में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपने लॉस रिटर्न टाइम पे नहीं भरा तो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता नहीं। तो ऐसे रिटर्न जो टाइम पे सबमिटेड नहीं है, ऐसे रिटर्न जो टाइम पे सबमिटेड नहीं है, ऐसे लॉस को क्या कर देगा? वो डिसअलाउ कर देगा। और 2 और फर्दर एडजस्टमेंट से जो टैक्स ऑडिट से आती है वो एडजस्टमेंट्स यहां हो जाएगी। अब ये सारी एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो एओ होता है खुद ही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टीम ऑफ सीबीडीटी क्या करती है? आपके एरियाज के जो लोग होती है उन्हें आइडेंटिफाई करके देती है कि आप इनका डिटेल्ड असेसमेंट कर सकते हैं। नाउ असेसमेंट करना मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो असेसिंग ऑफिसर होता है ये पूरी की पूरी आपकी इनकम को चेक करता है कि क्या ये इनकम टैक्स पैरामीटर्स के हिसाब से सही है कि नहीं है, ये लॉ के हिसाब से सही है या नहीं है। यस। तो चलिए यहां तक का बात वापस देखते हैं। असेसी सबसे पहले अपनी इनकम कमाता है, फिर रिटर्न भरता है। रिटर्न कहां जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है, या तो वो ट्रेसेस में जाएगा या तो वो सीएएसएस में जाएगा। ठीक है। हर रिटर्न का क्या होना जरूरी है? समरी असेसमेंट होना जरूरी है। समरी असेसमेंट होने के बाद वो खुद आइडेंटिफाई करके देते हैं कि भैया किन किन लोगों का डिटेल्ड असेसमेंट हो सकता है। ये सैंपलिंग बेसिस पे वो खुद कम्युनिकेट करते हैं कि भैया कितने लोगों का समरी असेसमेंट पॉसिबल है। अब इसके कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपने अपने प्रॉफिट सबमिट किए तो ये प्रॉफिट एक लेवल के ऊपर चले गया, तो वहां पर रेशियोज लगाए हैं इन्होंने। यस, कि भैया सेल्स आपका एक लिमिट के ऊपर चले गया तो, एक्सपेंसेस आपका एक लिमिट के ऊपर चले गया तो ऐसे कई पैरामीटर्स को टेस्ट करके ये सजेस्ट करते हैं कि भैया आप इनका डिटेल्ड असेसमेंट करो। ये सिर्फ सजेशन होता है, एक्चुअल असेसमेंट करना है या नहीं करना है ये प्योरली एओ पे डिपेंड करता है। तो पर्टिकुलर मेरे सामने 10 ऑप्शन आ जाएंगे, इन 10 लोगों का डिटेल चेकिंग करना है या नहीं करना है, ये राइट हमेशा किसके पास रहेगा? एओ, दैट इज असेसिंग ऑफिसर के पास ही रहेगा। राइट। अब यहां से 2 बातें हो सकती है। एओ को लगता है असेसमेंट नहीं करना चाहिए, एओ को लगता है असेसमेंट करना चाहिए। अंडरस्टैंड, अगर एओ को नहीं लगता असेसमेंट करना चाहिए तब तो पूरा मैटर यहां पे खत्म हो गया। अगर एओ को लगता है नॉट टू डू असेसमेंट, यहां पे पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। यस, आपने जो रिटर्न दिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्चुअली उसको कंसिडर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ओके कर लिया, अब ये पूरा विषय खत्म हो गया। यस, पर अगर एओ को क्या लगता है असेसमेंट करना चाहिए, अगर एओ को लगता है कि आपको असेसमेंट करना चाहिए, तो आप जरा सोच के देखिए रिटर्न क्या होता है। आप सभी फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं रिटर्न क्या होता है बेटा। रिटर्न इज अ समराइज्ड डॉक्यूमेंट। हम वहां पे अपना पूरा कंप्यूटेशन थोड़ी ना दिखाते हैं, कंप्यूटेशन में जो एंड में आपका रिजल्ट आया पीजीबी, पीएचपी, सैलरी एटसेट्रा का, हम सिर्फ वहां पे समराइज स्टेटमेंट डाल रहे हैं। मतलब किसी भी ऑफिसर को अगर चेक करना होगा कि ये इनकम कैसे आई है, उसके लिए एक डिटेल्ड बुक्स लगेगी, बोलो हाँ या हाँ। अरे उसके लिए एक डिटेल बुक्स लगेगी, बोलो हाँ या हाँ। तो अंडरस्टैंड क्या होता है सर, अब डिपार्टमेंट को क्या लगेगा
कि भैया बुक्स और इंफॉर्मेशन लगेगी जिसके बेसिस पे आपने ये कंप्यूट किया है। वो ऑडिट करेंगे कि क्या आना चाहिए था और आपने क्या शो किया है। कम ऑन, क्या आना चाहिए था और आपने क्या शो किया है, वो इस चीज को चेक करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पिछले 2-3 बार से एक नाम कंटिन्यूअसली हाईलाइट हो रहा हो और एओ ने आज तक के क्या नहीं किया हो, उस पर असेसमेंट नहीं किया हो। इस साल एओ सोचते बैठा था कि भैया हाँ इस बार तो क्या करूंगा, ये रिटर्न भरे और मैं इसका असेसमेंट करूंगा, लेकिन किस्मत से ही इस बार उसने क्या नहीं किया, रिटर्न सबमिट नहीं किया। एओ क्या करेगा, सेक्शन के अंदर में पावर है उनसे रिटर्न भी भरवाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेक्शन 142। सेक्शन 142 आपको 2 पावर देता है। पावर नंबर 1, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन कॉल करने का, मतलब जिन लोगों ने रिटर्न भरा और इनका डिटेल्ड असेसमेंट करना है, इन लोगों से डॉक्यूमेंट्स मंगाने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन मंगानी पड़ेगी, और ये 142(1) के अंदर में आए, 142(1)(2) के अंदर में आएगा। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर एओ की नजर होगी, इनसे ये क्या करवाएगा, रिटर्न भरवाएगा। तो इसीलिए आप देखिए 142(1) के अंदर में 2 पावर है। पहला पावर कुछ लोगों से रिटर्न भरवाने का, दूसरा पावर इंफॉर्मेशन सबमिट करने कहने का। बराबर है? अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। आपने रिटर्न भरा, एओ ने बोला कि भैया मेरे को इंफॉर्मेशन दे। अज्यूम कीजिए इंफॉर्मेशन आ गई, ये सारी इंफॉर्मेशन एओ के सामने पड़ी हुई है। अब एओ इस इंफॉर्मेशन का क्या करेगा, ऑडिट करेगा सर, ऑडिट करेगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा, इनकम टैक्स के हिसाब से देखेगा क्या इनकम कंप्यूट होनी चाहिए, एज अगेंस्ट दिस आपने क्या कंप्यूट करी है, कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ होने थे आपने अलाउ कर दिए। यानी मुख्य तौर पे वो 3 चीजें देखेगा। यस, एसेंशियली वो 3 चीजें देखेगा। इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड, इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड, लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड, लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड, टैक्स इज नॉट अंडरपेड, टैक्स इज नॉट अंडरपेड। तो देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 ही चीज चाहता है। पहला, इनकम आपने कम शो नहीं करी हो, लॉस आपने ज्यादा शो नहीं किया हो, और टैक्स आपका अंडरपेड ना हो। इस ऑब्जेक्टिव से वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना चालू करेगा। अब यहां पे आपको नहीं लगता 2 बातें हो सकती है, एक ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको समझ में आए, दूसरा ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसको समझ में ही नहीं आए। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो मेंटेन करने चाहिए थे ये उस हिसाब से मेंटेन नहीं हुए जिस हिसाब से ये होना चाहिए था। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। तो ऐसे केस में जहां पे भी उसको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को समझ में नहीं आ रहे हैं, यहां एओ के पास फर्दर 2 पावर है, यहां एओ के पास फर्दर 2 पावर है। ध्यान से सुनिए, अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट समझ में नहीं आए, पॉइंट नंबर 1, वो ऑडिट करवाने का राइट रखता है। इसे कहा जाता है स्पेशल ऑडिट। इसे क्या कहा जाता है बेटा, स्पेशल ऑडिट। वो असेसी को बोल सकता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम स्पेशल ऑडिट के अंदर में डाल रहे हैं, वेरिन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका स्पेशल ऑडिट करके एओ को रिपोर्ट सबमिट करेगा। यस। दूसरा होता है कई जगह पे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ चीजों की वैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है जो उसने अपने अकाउंट्स में शो करी है। तो ऐसे केस में क्या करता है, वो वैल्यूएशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाता है कि भैया इस पर्टिकुलर चीज का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल के दो या वैल्यू निकाल करके दो। बराबर है? तो जैसे ही उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाई, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना चालू करी। 2 बातें होंगी, उसको समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, एओ के पास 2 पावर है, या तो वो उसका ऑडिट करवा ले, कुछ जगह जहां वैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसको क्या करवा ले, वैल्यूएशन करवा ले। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर उसको सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल समझ में आ रहा है तो जो असेसमेंट होगी वो होगी 143 के अंदर में। अगर उसको सब कुछ समझ में आ रहा है तो जो असेसमेंट होगी ये किसके अंदर में होगी, 143 के अंदर में। और मान लीजिए आप इनमें से एक भी कंप्लायंस नहीं करते, जैसे आपने रिटर्न नहीं भरा, आपसे इंफॉर्मेशन मंगाई थी, इंफॉर्मेशन नहीं दी, यस, आपको बोला था ऑडिट करवाओ, आपने ऑडिट नहीं करवाया, तो ऐसे केस में वो आपकी बजा भी सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यानी 2 बातें हैं, अगर आप सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो वो भी आपसे कहेंगे 143 आई लव यू। यस, तो अगर आप उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं 143 होगा, और अगर आप प्यार से नहीं मान रहे हैं वो आपकी बजा भी सकते हैं, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकते हैं, दैट विल बी अंडर 144। कम ऑन, दैट विल बी अंडर 144। तो इस धरती पे 2 तरीके के असेसमेंट है। वापस से सुनिए, इस धरती पे 2 तरीके के असेसमेंट है। एक है स्क्रूटनी असेसमेंट जिसको हम रेगुलर असेसमेंट भी कहते हैं, 143, जहां आप पूरा कंप्लायंस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, ये हो गया आपका 143 प्यार से करने वाला असेसमेंट, स्क्रूटनी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट। अगर आप प्यार से नहीं मानते तो भैया आपकी बजा देंगे, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है मालिक? अब पूरा असेसमेंट करने के बाद क्या निकलेगा, फाइनली आपका ऑर्डर निकलता है, या तो कोई अमाउंट पेएबल का या तो कोई अमाउंट रिफंडेबल का। यस और नो? सारा कैलकुलेशन करने के बाद या तो कोई अमाउंट पेएबल आएगा या तो कोई अमाउंट रिफंडेबल आएगा, यही 2 चीज हो सकती है। यस और नो? चलिए अब देखिए हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में हम लोग किस तरीके से आगे जाएंगे, प्लीज समझिए। सबसे पहले मान करके चलिए आप कौन है, असेसी हैं।
हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिपार्टमेंट को समझेंगे। इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी डीटी के, मैं आज आपका माइंड मैप कर रहा हूं, एक माइंड मैप चार्ट आपको बना करके दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझिएगा। इस माइंड मैप चार्ट को आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आगे पूरे चैप्टर किस लाइन से लेने वाला हूं। ठीक, सबसे पहले आप असेसी हैं, राइट। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, रिटर्न सबमिट करेंगे। मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तरीके से डीटी पढ़ो। आप रिटर्न किसको सबमिट करोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यस, यानी इसके आगे के 2 चैप्टर, सबसे पहले हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हायरार्की को समझेंगे। ये है आपका नेक्स्ट चैप्टर, इनकम टैक्स अथॉरिटी। यस, अब इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपको क्या देना है बेटा, रिटर्न सबमिट करना है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के बाद का आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा रिटर्न ऑफ इनकम। यस, इसके बाद का ही आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बेटा, रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न सबमिट होने के बाद क्या होता है, असेसमेंट शुरू होती है, और असेसमेंट में आपके हेड्स ऑफ इनकम कंप्यूट होते हैं। तो रिटर्न के बाद हम लोग हेड्स ऑफ इनकम चालू करेंगे। रिटर्न के बाद हम लोग क्या चालू करेंगे, हेड्स ऑफ इनकम चालू करेंगे, जहां पे आप अलग 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 हेड की इनकम कंप्यूट करेंगे। और उसके बाद हम कहां आएंगे बेटा, असेसमेंट प्रोसीजर्स पे आएंगे कि भैया असेसमेंट्स कैसे कंप्यूट होगी। मतलब एक बार हेड की इनकम कंप्यूटेशन आपको समझ में आया तो असेसमेंट्स किस तरीके से कैरी आउट होगी, हम लोग वो करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। तो एक पूरा इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, एक के बाद एक टॉपिक। यस, प्लीज मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करना कि मैंने सिर्फ पहले बेसिक देख लिया, फिर मैंने सिर्फ कैपिटल गेन देख लिया, सिर्फ पीजीबीपी देख लिया। ये हरकत बिल्कुल मत करो, इंटरलिंकिंग से पढ़ो। मैं आपको कहता हूं मजा आ जाने वाला है आपको। यस, तो बताइए, हमने सबसे पहले टैक्स कैलकुलेशन कर लिया। अब भिड़ना किससे है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भिड़ना है। अब हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज को समझेंगे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या है, उनके पावर क्या है, अब इस चीज को हैंडल कौन कर रहा है। फिर हम समझेंगे रिटर्न भरने के कंप्लायंस क्या है, क्योंकि किसी भी असेसी का इनकम टैक्स का जो पॉइंट है ये रिटर्न भरने से ही शुरू होता है। तो फिर उसके बाद हम कौन सा टॉपिक भरेंगे, रिटर्न, और उसके बाद हम हेड्स में एंटर कर देंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। हेड्स वेड्स कंप्लीट करने के बाद हम असेसमेंट प्रोसीजर, अपील रिविजन्स के अंदर में जाएंगे, विच इज अ लिटिल थियरी पार्ट। यस, तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। शुरुआत करते हैं किसकी बेटा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। जरा आइए यहां पे, डन है सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी नाम के टॉपिक से। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अंदर में कहां से कहां तक के सेक्शन है। यस, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के अंदर में बेटा सेक्शन है 116 से लेकर के 129 तक के। यस, इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में 116 से लेकर 129 तक के सेक्शन है। चैप्टर प्योर थियरी है, चैप्टर जो है ये प्योर थियरी है, लेकिन इसमें से काम की कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन 116 जो है ये काम का है। यस, तो सबसे पहली चीज जो आपके काम की है वो है सेक्शन 116। दूसरा जो आपके सेक्शन काम का है वो है 119। यस, तो 2 चीजें आपके काम की है, सेक्शन 116, सेक्शन 119, और तीसरा सीधा 130 आपके काम का है। देखिए बाकी भी सारे सेक्शन थे, लेकिन अब वो काम के नहीं रहे जब से नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर्स आए हैं। तो जब से एनएफएसी आया है ना, तब से ये कोई काम का नहीं बचा। जैसा कि मैंने कहा ये चैप्टर में से मेजर पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है, और सिर्फ 2 सेक्शन है जो आज आपके काम के हैं। तो इस टॉपिक का रिलेवेंस भी उतना ही रखना। अगर मैं टॉपिक्स के मार्क्स की बात करूं तो बहुत हो गया, तो 4 मार्क के लिए ये आ सकता है, उससे ऊपर ये आ नहीं सकता। तो इसका स्कोप है 0 से 4 मार्क, जिसमें 0 के चांसेस ज्यादा है, 4 के कम है। यस और नो, 0 के चांसेस ज्यादा है, 4 के कम है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हो सकता है इसका जो ये जो यूनिट है, इसका जो पार्ट ए है, ये भी आपको बहुत छोटा मिले। इसका जो पार्ट ए है ये भी आपको क्या मिले, बहुत छोटा मिले। चलिए आइए बात करते हैं सेक्शन 116 की। सेक्शन 116 बात करता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। टेक्निकली ये बात करता है हायरार्की ऑफ इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हायरार्की क्या है, कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे, ये हायरार्की की बात करता है। जब जब भी हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड की, मतलब इन सारे ऑफिसर्स की हम लोग बात करेंगे, और ये कई जगह पे आएगा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब ये सारे लोग होते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी मतलब ये सारे लोग होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं, रजिस्टर में लीजिएगा, एक पेज डालिएगा, पेज का नाम रखिएगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज। बराबर। इनकम टैक्स अथॉरिटीज की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 116 आपको सबसे पहले बताता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज कौन है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज में सबसे पहली अथॉरिटी है हमारी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यस, सीबीडीटी के 2 विंग है, एक है एनालिसिस विंग और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन विंग। यस, एक है एनालिसिस विंग और दूसरा है मालिक इन्वेस्टिगेशन विंग। अब सीबीडीटी जो है इसके एनालिसिस विंग को सबसे टॉप पे हेड करते हैं
CCIT या PCCIT। CCIT का फुल फॉर्म है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, PCIT का फुल फॉर्म है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है पहले ये समझ लीजिए। टेक्निकल फर्क कुछ नहीं है, जो बड़े शहर है, जो बड़े स्टेट है, वहां पे कई CCIT हो सकते हैं, वहां पे कई CCIT हो सकते हैं। तो ऐसे केस में उनका एक बॉस बना दिया जाता है जिसको कह दिया जाता है प्रिंसिपल CCIT। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो सर दिल्ली के अंदर में रीजन बहुत बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या होता है सर, मल्टीपल CCIT होते हैं और उनके एक हेड को बैठा दिया जाता है कॉल्ड एज प्रिंसिपल CCIT। ये सोनो मालिक। अच्छा जी सर, ये हो गया एनालिसिस विंग। तो CCIT चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यहां पे आएगा PDGIT/DGIT। यस, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इनके पावर सेम ही होते हैं, लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन विंग वाले होते हैं ना, ये रेड, सर्च, सीजर, ये काम ये विंग करता है। यस और नो, आपकी इनकम कंप्यूटेशन करना, लॉ फ्रेमिंग करना, रूल्स बनाना, नोटिफिकेशन सर्कुलर एटसेट्रा, वो ये लोग पे आते हैं। यस और नो। इनके नीचे आपके होते हैं CIT या PCIT, CIT या PCIT। यस, यहां पे होते हैं सर DIT। यहां पे कौन होते हैं? DIT। तो यहां हो गए कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, यहां हो गए डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। क्या हो गया बेटा यहां पे? डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। एक और अथॉरिटी होती है यहां पे, एक और अथॉरिटी होती है जिसको मैं आउट ऑफ द लूप ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक और अथॉरिटी होती है यहां पे जिसको मैं आउट ऑफ द लूप ड्रॉ कर रहा हूं, CIT अपील। मैं इनको चार्ट से बाहर ड्रॉ कर रहा हूं, जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूं, समझना। CIT अपील, मान लीजिए AO ने, दैट इज असेसिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया मालिक, आपकी इनकम कंप्यूट कर लिया एंड यू फील अग्रीव्ड, क्योंकि कुछ डिडक्शन आपके हिसाब से आपको मिल जाने चाहिए थे, उसने कुछ डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किए। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में आप अपील कर सकते हो किसके पास जाकर के? CIT अपील, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील डिवीजन। यस, इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है CITA, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। इस साल से एक जगह अमेंडमेंट भी आया है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। फिर CIT के नीचे कौन होता है सर? फिर CIT के नीचे कौन होता है सर? CIT के नीचे होता है सर JC और इधर होता है सर JD। यस, जॉइंट कमिश्नर, जॉइंट डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर एंड जॉइंट डायरेक्टर। यहां पे JC के बाजू में ना एक और अथॉरिटी इस साल से एडअप की गई है, JC अपील। तो जहां जहां पे भी ज्वाइंट कमिश्नर आया है, ये अमेंडमेंट मल्टीपल जगह हुआ है, जहां जहां पे भी ज्वाइंट कमिश्नर आया है वहां पे एक और नई अथॉरिटी क्रिएट की गई है, ज्वाइंट कमिश्नर अपील। और फाइनेंस एक्ट 23 का ये अमेंडमेंट है। ये फाइनेंस एक्ट 23 का क्या है मालिक? अमेंडमेंट है, JC अपील। क्या चीज बेटा? फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट है, JC अपील। डन। तो चलिए, सबसे पहले कौन होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हायरार्की समझेंगे। सबसे पहले कौन होता है बेटा? CBDT। CBDT इज आल्सो कंसिडर्ड एज अथॉरिटी। CBDT के नीचे कौन? दो लोग, CCIT, DGIT। प्रिंसिपल आप ऑटोमेटिक लर्न कर लेंगे, CCIT, DGIT। इनके नीचे कौन? तीन लोग, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अपील, दैट इज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील। इनके नीचे कौन सर? JC, JD। JC इज ज्वाइंट कमिश्नर, JD इज ज्वाइंट डायरेक्टर। यस, इसके नीचे कौन? AC, DC, AD, DD। इनके नीचे कौन सर? AC, DC, AD, DD। अब ये AC, DC कौन है? यस, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर। यस सर। इसके नीचे ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। इसके नीचे कौन सर? ITO, दैट इज इनकम टैक्स ऑफिसर। ITO के नीचे होता है TRO, दैट इज टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ITO के नीचे होता है TRO, दैट इज टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और उसके नीचे होता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स।
उसके नीचे होता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। पहले ये लिख लीजिए पूरा। डन है सर? ओके, सो कम अगेन, वापस से सबसे पहले क्या होगा, सीबीडीटी दैट इज, बोलो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। उसके नीचे क्या, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इधर कौन, डीजीआईटी दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। उसके नीचे तीन लोग, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, सीआईटी अपील। उसके नीचे जेसी, जेसी अपील, जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर। उसके नीचे एसीडीसी, एडीडीडी, एसीडीसी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडीडीडी असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर। उसके नीचे कौन, आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके नीचे कौन, टीआरओ टैक्स रिकवरी ऑफिसर। उसके नीचे कौन, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी गेम में दिस पीपल विल बी ट्रीटेड एज एओ। मतलब आपकी इनकम को जो असेस करता है, आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो निकालता है, असेसमेंट जो करता है, ये लोग कौन होंगे सर, एओ होंगे। ये लोग कौन होंगे सर, एओ होंगे। तो ठीक इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट कलर का पेन है, बनाइए। तो आपके असेसमेंट करने के, आपके असेसमेंट करने के जो राइट है, राइट, वो किनके पास है सर, इन्हीं लोगों के पास है। यस, तो चलिए, तो सबसे पहले कौन, सीबीडीटी। तो जब भी हम कहते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी, कहां से कहां तक है सर, सीबीडीटी से लेकर के इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स तक के है सर। यस और नो? अमेंडमेंट कहां है, यहां पे जेसी के बाद जेसी अपील नाम की एक चीज ऐड होगी। यस, अच्छा जी सर, बराबर है। तो ये आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी ये क्यों काम का है, क्या इस पर क्वेश्चन आ जाएगा? जेन्युइनली द आंसर इज नो। इस पे आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है फाइनल लेवल पे कि इनकम टैक्स अथॉरिटी एक्सप्लेन करो। ये आपके समझने के लिए कि जहां जहां पे भी इनकम टैक्स अथॉरिटी वर्ड आएगा और हायरार्की आएगी, वहां आपको समझने लायक है कि कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, और एओ कौन कौन हो सकता है। ये समझने के लिए आपको ये सेक्शन काम का है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 117 एंड 118। ये बात करते हैं कंट्रोल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी की। सेक्शन 117 बोलता है ये हायरार्की को अपॉइंट कौन करेगा। वैसे देखिए, भारतीय सरकार क्या करती है, एक एग्जाम लेती है दैट इज कॉल्ड एज यूपीएससी, और यूपीएससी में जब आपको आईआरएस कैडर मिलता है, तब आप जा करके इन अथॉरिटीज पे बैठते हो, राइट। ये अथॉरिटीज को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है? अब देखिए, जो एओज है और एओज के ऊपर ये जो भी है, ये हो गए इनके बॉस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एओ मतलब कौन, जेसी से लेकर के आईटीओ तक के आपके कौन हो गए, एओ हो गए, और इसके ऊपर की अथॉरिटी कौन हो गई, ये इनके बॉस हो गई। बॉसेस को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बॉसेस को अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेक्शन 117 क्या करेगा, अपॉइंट करेगा प्रिंसिपल डीजीआईटी, पी डबल सी आई टी दैट इज प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डीजीआईटी, डीआईटी, सीआईटी अपील। इनको अपॉइंट करने का राइट किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कैसे अपॉइंट करेंगे सर, ये अपॉइंट करते हैं यूजिंग द यूपीएससी आईआरएस कैडर। ये यहां से क्या करते हैं सर, इनको अपॉइंट करते हैं। तो सेक्शन 117 बस इतनी बात कहता है कि इन अथॉरिटीज को अपॉइंट करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद मत रखना। नेक्स्ट आता है सेक्शन 118। सेक्शन 118 में क्या किया जाता है, अथॉरिटीज किस तरीके से होंगी, मतलब कौन किसको सबऑर्डिनेट करेगा, कौन किसके अबव होगा, ये सारी चीजें कहां आती है बेटा, 118 के अंदर में आती है। ये सारी चीजें कहां आती है बेटा, 118 के अंदर में आती है। तो सेक्शन 118 क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर देता है, कौन सी अथॉरिटी किसको सबऑर्डिनेट करेगी, इसका भी पावर किसके पास है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो हायरार्की है, इसमें कुछ नया ऐड करना या इसमें से कुछ रिमूव करना, ये भी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन सेक्शन पावर पे बात करता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। तो CBDT shall by notification provide that income tax authority shall be subordinate to such authority as may be prescribed. Yes, तो 116, 117, 118 काम की चीज, 116 अथॉरिटी। अथॉरिटी चलो एक और बार वापस से मेरे साथ रिवाइज करो। पहला CBDT, यस। दूसरा बोलो जल्दी से, CCIT। तीसरा CIT। चौथा JC, JD, याद आ रहा है क्या आपको, ACDC, फिर ITO, TRO, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। याद आ रहा है मालिक?
नेक्स्ट आता है सेक्शन 119, पावर ऑफ सीबीडीटी। क्या आप जानते हैं या आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आपके ऑफिस में जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, जितने भी सर्कुलर आते हैं, यस, जितने भी ऑर्डर आते हैं, उन सब के अंदर में लिखा होता है सेक्शन 119 टू द इनकम टैक्स एक्ट। यस, तो जितने नोटिफिकेशन सर्कुलर्स है ये कौन निकालता है? सीबीडीटी निकालता है। पर ये पावर आया कहां से? नोटिफिकेशन निकालने का, सर्कुलर निकालने का, ये पावर आया है सेक्शन 119 से। यस, ये पावर कहां से आया है? सेक्शन 119 से आया है। सेक्शन 119 एम्पावर करता है किसको? सीबीडीटी को। तो सेक्शन 119 एम्पावर सीबीडीटी टू इशू नोटिफिकेशन, circulars, order including any special orders, yes, will be issued by CBDT. Any instruction which is to be given to income tax department, ये भी कहाँ आता है? CBDT से, सेक्शन से आता है, सेक्शन 119। तो कल या अगली बार आप कोई भी ऑफिस के अंदर में नोटिफिकेशन या सर्कुलर देखें, देखिए वहां पे लिखा होगा सेक्शन 119। यस, तो CBDT क्या कर सकता है? किसी भी तरीके के ऑर्डर इशू कर सकता है। हालांकि दो तरीके के ऑर्डर CBDT इशू नहीं कर सकता। कम अगेन, दो तरीके के ऑर्डर CBDT इशू नहीं कर सकता। सर कौन कौन से? पहला, टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। ध्यान से समझिए, सीबीडीटी सिर्फ एओ के सामने क्या रख सकता है? प्रोबेबल लोग जिनके असेसमेंट हो सकते हैं। एक्चुअल असेसमेंट किसका करना है और किस मैनर में करना है, यह हमेशा पावर रहेगा एओ का ही। यह हमेशा किसका पावर रहेगा? एओ का ही। सीबीडीटी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। यस, नहीं तो हो सकता है कोई सीबीडीटी का बॉस चेयरमैन हो, वो अपना बदला किसी से निकालने के लिए, अपने खुन्नस किसी से निकालने के लिए क्या कर सकता है? बोल सकता है कि इसका असेसमेंट करो। यस, पर काम तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या किया गया है सर? ऐसे केस में ये पावर हटा दिया गया है। क्लियर कट बोला है, सीबीडीटी किसी भी तरीके का ऑर्डर इंक्लूड कर सकता है, इंक्लूडिंग स्पेशल ऑर्डर, पर दो तरीके के ऑर्डर इशू नहीं हो सकते। पहला ऑर्डर, टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। यस, कोई पर्टिकुलर असेसमेंट करने का ऑर्डर नहीं दे सकता वो, या असेसमेंट इसी मैनर में होना चाहिए ये नहीं बता सकता। ये प्योर डिस्क्रिशन है। वो कहते हैं ना, जो ऑडिटर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। याद है ऑडिट में हमने पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से एओ क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है? तो ऑडिटर का क्या होना चाहिए बेटा? इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस उसको रखा गया है। सो सीबीडीटी कैन नॉट इशू ऑर्डर टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। दूसरा, इंटरफियर विद द वर्क ऑफ सीआईटी अपील। सीआईटी अपील एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। यस, अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एओ के ऑर्डर से फ्रस्ट्रेटेड है, आप एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, और वो है सीआईटी अपील। अब सीआईटी अपील को अगर खुद इनकम टैक्स गवर्न करेगा तो लॉजिकली होगा क्या? डिपार्टमेंट के फेवर में डिसीजन आना है। इसीलिए 119 से ये पावर भी हटा दिया। सीआईटी अपील कम्स विद इन द इनकम टैक्स अथॉरिटी बट वर्क्स इंडिपेंडेंटली। अगेन ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि वो बैठा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। आपके मन में सवाल उठ सकता है बड़े जोर से कि भैया डिस्प्यूट के लिए तो कोर्ट थे सर, डिस्प्यूट के लिए तो कोर्ट थे, ट्रिब्यूनल थे, फिर आपको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की घर के अंदर ही जरूरत क्यों पड़ी? ये सुनो, घर के अंदर ही जरूरत क्यों पड़ी? भैया घर के पहले झगड़े घर से ही निपट जाने चाहिए और उसके बाद कहीं बाहर जाना चाहिए, नहीं तो बातें फैलती है। इसके अलावा आपको सनी पाजी का तो डायलॉग याद ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे भैया, इनकम अगर हम देखा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस, मर्डर, रेप एटसेट्रा, क्रिमिनल एक्टिविटी के केसेस पड़े हुए हैं, कहां इनकम टैक्स के मैटर को? इनकम टैक्स पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू का पार्ट है, पर गवर्नेंस बहुत बड़ी चीज है, वही सॉर्टेड नहीं हो रहे हैं, वहीं पे इतने इश्यूज है, आपको कहां जगह मिलने वाली है इन चीजों के लिए? तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या किया सर? आपको डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए और बॉडीज बनाने की जरूरत थी। तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट से चीजें जब हैंडल नहीं हो रही थी, तो हमने अपनी एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी विद इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बना दी, और ये क्या करती है अब सर? डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है। इसलिए कहा जाता है सीआईटी अपील। लोग जाते हैं, इन्हें अपील करते हैं कि मेरे साथ ग्रीवियांस हुआ है, मेरे साथ हार्डशिप हुई है और मुझे रिड्रेसल चाहिए इस चीज का, ताकि बहुत सारा पैसा कोर्ट का भी बच जाए, बहुत सारा समय आपका बच जाए, और तुरंत फटाफट इस चीज के ऊपर क्या आ जाए? डिसीजन आ जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो कम अगेन। तो सीबीडीटी क्या कर सकते हैं? सेक्शन 119 के अंदर में पावर दिया है, किसी भी तरीके का ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सर्कुलर इंक्लूडिंग स्पेशल ऑर्डर निकाल सकती है। दो तरीके के ऑर्डर नहीं निकाल सकती, टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर, और इंटरफियर विद द वर्क ऑफ सीआईटी अपील्स। यस और नो? अच्छा जी, सीबीडीटी के पास क्या पावर है सर? सीबीडीटी के पास एक और पावर दिया है 119B के अंदर में। सीबीडीटी को पावर दिया है टू रिलैक्स सर्टेन प्रोविजन और टू प्रोवाइड एडिशनल टाइम लिमिट और एनी काइंड ऑफ रिलीफ।
चलिए वापस से, टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रिलीफ, किसी भी तरीके का रिलीफ दे सकती है। आपने ये देखा है आर्टिकलशिप के अंदर में ड्यू डेट आता है, ड्यू डेट आने के बाद क्या आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, आपके टाइम लिमिट को क्या कर दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है। यस, ये कहां से आ रहा है, 119 का एक पावर है, पावर देता है कि आपके टाइम लिमिट को क्या कर देना, एनहांस कर देना, आपकी पेनल्टी अगर कुछ लगी होगी तो उसे क्या कर देना, रिड्यूस कर देना। यस, उसे क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, या फिर किसी भी अदर तरीके का रिलैक्सेशन दे देना। यहां पे ये सीबीडीटी का जो पावर है ये एक अनलिमिटेड पावर है, वो किसी भी तरीके का रिलीफ दे सकता है। यस, ये जो पावर है ये एक अनलिमिटेड पावर है और वो किसी भी तरीके का क्या कर सकता है, रिलीफ दे सकता है, चाहे वो फीस के अंदर में हो, चाहे वो टैक्स के अंदर में हो, चाहे वो इंटरेस्ट के अंदर में हो, चाहे वो पेनल्टी के अंदर में हो, किसी भी तरीके का रिलीफ सीबीडीटी को क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ग्रीवेंस एड्रेसल के लिए बोला जा सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अच्छा जी, क्या सीबीडीटी लेजिस्लेटिव प्रोविजंस अमेंड कर सकती है क्या? अंडरस्टैंड, सीबीडीटी लेजिस्लेटिव प्रोविजन अमेंड नहीं कर सकती, वो नोटिफिकेशन ला सकती है, सर्कुलर ला सकती है, पर लेजिस्लेटिव प्रोविजन वो लोग क्या नहीं कर सकते सर, अमेंड नहीं कर सकते। लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ बनाना है तो अथॉरिटी कौन थी बेटा, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सीबीडीटी नया लॉ नहीं बना सकती, लॉ बनाने का, लेजिस्लेशन बनाने का पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के हाथ में ही है। हाँ, उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर या ऑर्डर है वो सीबीडीटी जरूर इशू कर सकती है। चलिए आइए, सीबीडीटी में इशू ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ये सारी किसके हाथ में है, सीबीडीटी। However, CBDT is however not empowered to issue the following order: require any income tax authority to make an assessment or assessment in a particular manner, or interfere with the discretion of JC अपील और CIT अपील। यहाँ पे भी फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट आया है, यहाँ CIT अपील के ऑब्लिक करके क्या आ गया बेटा, JC अपील आ गया है, यहाँ पे भी हुआ है अमेंडमेंट। यस, CBDT can now also relax 234F, दैट इज जो 234F में फीस लगती है, हम रिटर्न टॉपिक में देखेंगे, उसको भी आप क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, राइट। सीबीडीटी और क्या कर सकती है, पास जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथोराइजिंग एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, यस, अदर देन जेसी और सीआईटी अपील टू एडमिट अ पर्टिकुलर क्लेम, एग्जम्पशन, डिडक्शन, रिफंड, लॉसेस made even after the expiry of specified period to avoid genuine hardship faced by the assessee। तो किसी भी तरीके के genuine hardship अवॉइड करने के लिए सीबीडीटी क्या कर सकती है, रिलैक्सेशन दे सकती है, टाइम लिमिट आगे बढ़ा सकती है, किसी भी प्रकार का रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है। सीबीडीटी डज नॉट हैव पावर, SV गोपाल राव एंड अदर्स का केस था, केस कहता है सीबीडीटी डू नॉट हैव द पावर टू अमेंड द लेजिस्लेटिव प्रोविजन, वो उससे रिलेटेड ऑर्डर सर्कुलर निकाल सकते हैं, लॉ को अमेंड करने का पावर इनके हाथ में नहीं है। यस और नो? अच्छा जी, हाँ, यस। अब देखिए एक और केस था, रीगन पावर टेक प्राइवेट लिमिटेड का केस। अब इस केस के अंदर में क्या हुआ जरा समझिएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया ऑन द लास्ट डे, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन क्या कर दिया, उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से मना कर दिया। अब ऐसे केस में जब लास्ट डे पे ही उसने मना कर दिया, एसएससी को न्यू सीए ढूंढना, यस और नो, न्यू सीए ढूंढना, एनओसी के कंप्लायंस लेना। एनओसी आप तो जानते ही, अगर कोई अपना सीए चेंज करता है तो एक सीए को क्या करना पड़ता है, ओल्ड सीए को एनओसी देना पड़ता है, न्यू सीए को कि यस यू कैन एक्सेप्ट द थिंग्स। अब एनओसी एंड अदर चीजों में लग गया टाइम, अब टाइम लग गया, ऑडिट रिपोर्ट क्योंकि टाइम पे नहीं गई मतलब पेनल्टी लग गई। अब सवाल उठता है कि क्या सीबीडीटी ये पेनल्टी को भी कंडोन कर सकता है या नहीं। अंडरस्टैंड, डिसीजन आया दैट सीबीडीटी जो है ये किसी भी तरीके के रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन केस टू केस बेसिस पे सीबीडीटी को ये देखना पड़ेगा कि किस में करना है किस में नहीं। तो आंसर इज सिंपल, सीबीडीटी किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन दे सकता है, पर ये केस टू केस बेसिस पे क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है। चेक करिएगा, CA denied to sign the audit report on the last day. Assessee has appointed new CA, but due to delay in obtaining the NOC from old CA, audit got delayed, and due to that, assessee filed late return. Delay in carrying out the audit is circumstances beyond the control of assessee. Any delay in filing the return due to such reason should be accepted, and delay should be condoned by CBDT. It is the duty of CBDT to exercise its discretion in the proper manner. Yes or no? ये पावर उनको दिया गया है कि आप किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन दे दो, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन एंड केस टू केस क्या हो सकता है, बदल सकता है। यस मालिक। चलिए 116 इनकम टैक्स अथॉरिटी, 17 एंड 18
पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, 119 सीबीडीटी के पावर, 119A टैक्स पेयर्स चार्टर। ये मोदी गवर्नमेंट ने लाया हुआ एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। देखिए, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन है, मुझे पता होना चाहिए कि भैया कौन सी चीज कितने देर में होगी, कितना टाइम लिमिट में लगेगा, कितनी चीजें लगेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक उसी तरीके से आज तक इनकम टैक्स की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं होता था कि हम इस चीज के लिए इतने दिन लगाएंगे, इस चीज के लिए इतना टाइम लिमिट लेंगे, हम इन इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम इन इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऐसे केसेस में क्या हुआ, निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे टैक्स पेयर चार्टर निकाला। टैक्स पेयर चार्टर मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ जिम्मेदारियां टैक्स पेयर्स को बताई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन इन चीजों के लिए जिम्मेदार रहेगा, इन इन चीजों के लिए इतना टाइम लिमिट इस तरीके से रहेगा, ताकि एक टैक्स पेयर इन्फॉर्म्ड रहे कि उसकी चीज कितने दिन में हो जाएगी। अब टैक्स पेयर चार्टर का सिर्फ आपको पावर ला के रखा और टैक्स पेयर चार्टर इंट्रोड्यूस भी कर दिया, लेकिन आपके सिलेबस में टैक्स पेयर चार्टर नहीं है। तो सिर्फ सेक्शन दिया गया है कि बोर्ड क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है टैक्स पेयर चार्टर, जो वो ऑलरेडी कर चुका है। बिफोर 2019 ही हमने टैक्स पेयर चार्टर को क्या कर दिया है, अडॉप्ट कर दिया है। तो अब टैक्स पेयर चार्टर आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको सेक्शन देखना है कि हाँ टैक्स पेयर चार्टर को लाने का एक पावर है, और पावर कहां से आया है, 119A से आया है। तो आपको इसको अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करना है। The board shall adopt and declare taxpayer charter and issue such order, instruction, direction, guidelines to other income tax authority as it may deem fit for the administration of such charter. Yes or no? चलिए यहां से आइए 127 पे। अब ध्यान से सुनिए, हमने 119A तक के पढ़ा, क्या इसके आगे सेक्शन नहीं है कि मैं डायरेक्टली आपको 127 पे लेके जा रहा हूं? नहीं, सेक्शन 120 है, 124 है, 127 है, 129 है, ये चारों सेक्शन है। लेकिन जब से फेसलेस असेसमेंट आया है ना ब्रदर, तब से 120 एंड 124 जो है ये कोई काम के नहीं बचे। इनफैक्ट अभी आप 127 एंड 129 भी पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा ये भी कोई काम के नहीं बचे। यस, इसीलिए मैंने आपसे कहा 3 ही सेक्शन पढ़ने इस चैप्टर में, 116, 119, 130, गेम ओवर। क्योंकि बाकी जितने भी 120 के पावर थे, 124 के पावर थे, 127 के पावर थे, 129 के पावर थे, इन चारों सेक्शन के पावर को क्लब करके उठा के 130 को दे दिया। समझ में आई बात? तो इन चारों सेक्शन के पावर उठाए, 20, 24, 27, 129, चारों को उठाए 130 में डाल दिया। मेरी बात गलत लग रही हो तो नीचे आकर के देख लेना। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 120, 124, 127, 129, चारों के पावर उठा के कहां डाल दिया, 130 के अंदर में डाल दिए। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाओगे, जिस ऐसे क्वेश्चन बैंक जिसमें बहुत कई पिछले सालों के क्वेश्चन दिए होंगे, आपको डेफिनेटली चैप्टर के ऊपर बहुत क्वेश्चन दिखेंगे। बट बिलीव मी, 120, 124, 127, 129 के कोई क्वेश्चन अब आपके काम के नहीं है, सब सबमर्ज कर दिए किसके अंदर में, 130 फेसलेस असेसमेंट के अंदर में। यस, तो ये चारों जो भी पावर थे, अब ये कौन एक्सरसाइज करता है, नेशनल फेसलेस असेसमेंट अथॉरिटीज आपको क्या करती है, इसको हैंडल करती है। यस, आइए मैं सीधे चलता हूं 127 के ऊपर। यस, पावर टू ट्रांसफर द केसेस। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक केस दूसरे ऑफिसर को ट्रांसफर कर सकता है? वेल, ये तो होना ही चाहिए था। ये तो सेंसिबल पावर है कि मान लीजिए ये ऑफिसर ओवर ऑक्यूपाइड है, या ये ऑफिसर क्या नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर असेसमेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, या ही कुड नॉट जंप टू अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो ऐसे केस में जिस ऑफिसर ने क्या किया है, इस काम को पहले भी किया है, उसके पास केस क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर। यस और नो, राइट? तो या फिर ऐसा भी होता है, मान लीजिए इस ऑफिसर के ऊपर कोई चार्जेस चल रहे हो, इस ऑफिसर के ऊपर कुछ क्लेम लगे हो, कुछ दाग लगे हुए हो, तो ऐसे केस में भी क्या कर दिया जाता है, केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर इसके पावर कहां थे? आप कोई भी चीज ऐसे नहीं कर सकते। हम लॉ की बात कर रहे हैं, लॉ में क्या होता है, कहीं पावर आता है तो आप ऐसा कर पाते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सेक्शन 127 वो पावर देता था कि जो हायर अथॉरिटीज है, बॉसेस है, बॉसेस मतलब कौन, CCIT, DGIT, CIT, DIT, ये क्या कर सकते हैं, एक AO से केस लेकर के दूसरे AO को ट्रांसफर कर सकते हैं। यस और नो? तो सिंघम से लेकर के किसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सिम्बा को केस ट्रांसफर किया जा सकता है। अपनी सीधी भाषा में सिंघम से लेकर के किसको, सिम्बा को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी केस ट्रांसफर करने से पहले डोंट यू थिंक जो ऑफिसर है उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कहने की? यस, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ऑफिसर ने अपने फेवरेट ऑफिसर को बड़े केसेस दे दिए। तो इसके लिए यहाँ पे एक और प्रोविजन लेके आए थे कि हाँ, कोई भी केस ट्रांसफर करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर मिलनी चाहिए। और तो ये एक इंटरनल मैटर है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देते होंगे, ये बाहर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। यस, तो सेक्शन 127 सिर्फ एक पावर देता है, किसके हाथ में, बॉसेस के हाथ में पावर देता है कि आप केस क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये विद इन द सिटी केस ट्रांसफर हो रहा है, अगर ये जो केस है ये विद इन द सिटी ही ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको तो अपॉर्चुनिटी भी देने की जरूरत नहीं है। बॉस ने बोला करने का तो करने का, विषय खत्म, राइट। तो विद इन द सिटी अगर ट्रांसफर हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी भी देने की जरूरत नहीं है। अब ये रीसेंट टाइम में कौन हैंडल करता है? नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, दैट इज NEAC। अब रीसेंट टाइम में ये कौन हैंडल करता है? NEAC, दैट इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अब ये CBDT, CCIT, PCIT ये नहीं करते। NEAC किसी भी ऑफिसर के हाथ से केस दूसरे ऑफिसर के हाथ में क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तो चेक करिएगा, PDGIT, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, CIT। इतना सब याद न रखने की जगह डायरेक्ट यहां से भी चालू कर सकते हो, द इनकम टैक्स अथॉरिटी स्पेसिफाइड। अगर इतने सारे लर्न नहीं होने वाले तो ऐसे लिख देना, इनकम टैक्स अथॉरिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 127। समझ में आया? इन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 127 कैन ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन AO टू अनदर आफ्टर OOBH। अब ये OOBH क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, और आगे के हर चैप्टर में ये वर्ड कॉमन रहेगा। OOBH का फुल फॉर्म होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका फुल फॉर्म होगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यस, no OOBH is required if the transfer is within the same city, no reissue of notice is required। मान लीजिए केस ट्रांसफर हुआ है, पहले ऑफिसर ने ऑलरेडी नोटिस इशू कर दी, क्या री नोटिस इशू होगी नए ऑफिसर द्वारा? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है किसको नोटिस गया है किसको नहीं गया है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। Yes or no? Now this section is handled by NEAC, that is National E-Assessment Center। NEAC, that is National E-Assessment Center। यस, चलो मालिक, आते हैं 129 के ऊपर। किसके ऊपर? 129 के ऊपर। सेक्शन 129 क्या है? अगेन एक पावर है। देखिए ऐसा पॉसिबल है ना, ह्यूमन है, कभी ना कभी तो उस पोस्ट से रिटायर होगा, या हो सकता है अचानक डेथ हो जाए, या हो सकता है सामने वाला जॉब ही छोड़ दे। डोंट यू थिंक 3 ऑफ द सिचुएशंस आर पॉसिबल? तो इमेजिन कीजिए एक ऑफिसर को, एक ऑफिसर जो है हो सकता है ये रेजिग्नेशन दे दे। यस, अच्छे वाले चलते खासे जॉब को क्या कर दे आदमी, रिजाइन कर दे, बोले मेरे बच्चे का 10वीं, चलो रिजाइन कर देते हैं। यस, दूसरा ऐसा हो सकता है ना कि अचानक हार्ट अटैक आया या हेल्थ इश्यूज आया, उसने छोड़ दिया। तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो ऑफिसर था उसका रिटायरमेंट आ गया और वो रिटायर हो गया, पॉसिबल है। मतलब वो ऑफिसर जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा था उसने तो छोड़ दिया, ऐसा तो होगा नहीं ना भैया तेरा रिटायरमेंट का टाइम आ गया पर ये फाइल तेरे को कंप्लीट करके जानी है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसे केस में अगर अचानक ऐसा कुछ होता है तो उनकी जगह पे कोई नया ऑफिसर आएगा। कम ऑन, हेलो, इनके जगह पे कोई नया ऑफिसर आएगा, राइट। वो कहते हैं ना अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, तो इनके पास भी तो कोई जाएगा तो कोई आएगा। अब जब नया ऑफिसर आएगा तो एक क्वेश्चन खड़ा होगा, ये जो नया ऑफिसर है ये काम कहां से स्टार्ट करेगा? वहां से जहां से पहले ऑफिसर ने छोड़ा था, या वो फाइल को उसको 0 से चालू करनी है? इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए सेक्शन 129 लेकर के आए, दैट द पर्सन who is the succeeding officer will start the case from a place where earlier officer has left the work। यानी वो वहीं से चालू करेगा जहां से वो पहले ऑफिसर ने क्या किया है, लीव किया है। सो द सक्सीडिंग ऑफिसर विल स्टार्ट द केस फ्रॉम द प्लेस वेयर अर्लियर ऑफिसर हैज लीव्ड द वर्क। हाउएवर assessee may request the AO to kindly start the case from 0। assessee do have right कि सर फिर से एक बार आप 0 से चालू कीजिए। AO has to start the work where the preceding officer has left the work, where the preceding officer has left the work। सेक्शन 129 ये कहता है। अब ये भी नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए कोई केस है, ऑफिसर वहां से हट गया है, NEAC तुरंत उठा के ये केस किसी और के पास क्या कर देता है, ट्रांसफर। सो नाउ दिस सेक्शन इज ऑल्सो हैंडल्ड बाय हु? NEAC, दैट इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। Yes, so where AO cease to exercise the jurisdiction, succeeding AO may continue the proceeding from the stage at which
proceeding was left. However, assessee may demand to relook the matter from the beginning. Yes. चलिए, अब ये सारी चीज किसको ट्रांसफर कर दी गई है? सेक्शन 120 इनकम टैक्स जुरिस्डिक्शन कैसे डिसाइड करेगा, सेक्शन 124 नोटिस किस बेसिस पे भेजी जाएगी, सेक्शन 127 केस ट्रांसफर कैसे होंगे, सेक्शन 129 इनकम्बेंसी अगर ऑफिस में हो जाती है, ऑफिस खाली हो जाता है तो नया ऑफिसर कहां से आएगा, ये सब कुछ अब किसके हाथ में दे दिया? NEAC, दैट इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, फेसलेस असेसमेंट के लिए। तो अब पहले क्या होता था, ये ऑफिसर्स एक्सरसाइज करते थे, अब ये भी जो चीजें है ये ऑटोमेटिक ही हो जाती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑटोमेटिक केसेस इधर से उधर ट्रांसफर हो जाते हैं। जब हम असेसमेंट टॉपिक में जाएंगे हम वापस इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम बाय नोटिफिकेशन, तो फेसलेस असेसमेंट लाने का पावर कहां से आया? यहां से आया सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी ऑफ द पावर रिफर्ड टू इन सेक्शन 120, 124, 127 और 129। क्यों लाया? आखिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस फेसलेस असेसमेंट को लाने का? एफिशिएंसी इंक्रीज करने से। देखिए, इंसान जो है वो 6 बजे उठा करके अपना बैग चल देगा, भैया मेरा घर है, मेरा पर्सनल टाइम है, लेकिन सिस्टम तो रात 1 बजे भी वर्क कर सकता है। एफिशिएंसी लाने के लिए ये काम हुआ है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जहां ह्यूमन इन्वॉल्व है वहां पे एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है, यस और नो। जहां ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं चीजें एडजस्ट हो जाती थी। करप्शन खत्म करना है, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना है, सिस्टम ला दो, बीच में का पैसा ही गायब हो गया। अकाउंटेबिलिटी, भैया जो गवर्नेंस करने बैठे हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर अकाउंटेबल टू पीपल, ग्रोथ के लिए, राइट टैक्स कलेक्शन के लिए। तो भैया 3 ऑब्जेक्टिव से फेसलेस असेसमेंट को लेके आए हैं, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। क्यों, क्या हासिल होगा इससे? एलिमिनेट इंटरफेस बिटवीन इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड एसएससी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एसएससी के बीच में किस्सा ही खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। देखिए होता क्या था, मैं आपको बताता हूं। इमेजिन कीजिए एक छोटा सा गांव में क्या होता था, ऑलमोस्ट हर व्यक्ति एक दूसरे को पहचानता है। भारत का आज भी मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज के अंदर में रिसाइड करता है, यस और नो। अब होता क्या था, छोटा सा गांव है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वहीं पे, एसएससी भी वहीं पे, लगभग एक दूसरे को पहचानते ही है, या 2 पर्सन के थ्रू तो तीसरे की पहचान निकल जाती है। तो चीजें क्या हो जाती थी, एडजस्ट हो जाती थी। ये इंटरफेस ही खत्म कर दिया। नाउ इट इज यू वर्सेस द सिस्टम, इट इज नॉट बिटवीन यू एंड द एसएससी, इट इज यू वर्सेस द सिस्टम हो गया आप, राइट? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अंडरस्टैंड कीजिए, शहर में जो एओ है ये ओवर ऑक्यूपाइड है, और गांव में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स है, राइट, वहां के ऑफिसर को उतना काम नहीं, क्योंकि गांव में इतना ज्यादा रिटर्न का कल्चर है नहीं। तो यहां लोग शहर में आने से डरते थे क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ेगा, और गांव वाले बिल्कुल मस्त मजे मार रहे हैं आराम से, राइट? वहां पे तो हालांकि कोई रिटर्न ही नहीं भर रहा, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, या रिटर्न उतने नहीं भरे जा रहे। अब यहाँ पे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा, क्योंकि सैलरी तो सबको बराबर मिल रही, सुविधाएं तो सबको बराबर मिल रही, भैया रहने के लिए क्वार्टर तो हर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को मिल रहे, इसीलिए रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। अब ऑनलाइन एलोकेशन, जहां यहां लोड ज्यादा दिखे, जो ऑफिसर खाली है, केस का फाइल अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी चले जाएगा। पहले एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 124, जो कहता था कि जो असेसमेंट होगा वो आपकी ही जुरिस्डिक्शन वाला ऑफिसर कर पाएगा, वो आपके ही जुरिस्डिक्शन वाला ऑफिसर हैंडल कर पाएगा। अब ये जुरिस्डिक्शन वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। पुणे में बैठे हुए बंदे का केस अब चेन्नई में भी ओपन हो सकता है, नागालैंड में भी ओपन हो सकता है, जम्मू में भी ओपन हो सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या बेटा? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो वहां के रिसोर्स अवेलेबल है, यहां का फाइल उनको ट्रांसफर हो जाएगा, और अब पूरा असेसमेंट जो हो चुका है पेपरलेस हो चुका है। पेपर का काम ही नहीं पड़ता, सब कुछ पीडीएफ पे अपलोड करके आपको देने का है, यस। तीसरा, इंट्रोड्यूसिंग टीम बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर। पहले क्या होता था, एक ही ऑफिसर सब काम करता था, डॉक्यूमेंट्स भी उसी को मंगाने हैं, वेरीफाई भी उसी को करना है, वैल्यूएशन भी वही निकाल रहा है, कोई वेरिफिकेशन करना है, किसी एक्सटर्नल वेरिफिकेशंस करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखे डेटर 20,000, सच में डेटर 20,000 है कि नहीं, तो सब कुछ वो खुद ही करता था, स्वतः सर्व काम करायचो, सब कुछ वो खुद ही करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काम ही खत्म कर दिया। अब ऑफिसर के साथ साथ 4 टीम बना दी, आगे जब फेसलेस असेसमेंट होगा तब देखेंगे, राइट? एक वेरिफिकेशन टीम बना दी, एक रिव्यू टीम बना दी, एक टेक्निकल टीम बना दी। अब टेक्निकली सब कुछ वो करता ही नहीं, रादर आप समझिए उसके हाथ से पावर ही छीन लिया।
समझ में आया? पहले वो सब कर सकता था, तो सब एडजस्टमेंट वो कर सकता था। अब उसको 6 अलग अलग लोग जो अलग अलग एरिया में बैठे होंगे, अलग अलग स्टेट में बैठे होंगे, जो इसके बारे में उसको आइडिया तक नहीं है, बिलीव मी, अब उसको आइडिया भी नहीं है, अब ये हैंडल होगा। तो एक आदमी नहीं, टीम बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर, उसका लोड कम हो जाएगा, ये 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और काम स्पीड में होगा। सर पहले मैं जानता था, हमारी जब आर्टिकलशिप होती थी सर, एक एक असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए टेक्निकली 6-6, 7-7 महीने लग जाते थे। अब आप देखिए इतना फास्ट हो चुका है सर, 20-22 दिन के अंदर में तो असेसमेंट हो जाते हैं, 15 दिन के अंदर में तो रिफंड आने चालू हो गए यार। इनकम टैक्स के रिफंड 15 दिन में आने चालू हो चुके हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर में तो असेसमेंट कंप्लीट हो जा रहे हैं। और सर जब से ये फेसलेस असेसमेंट आया है, एक्सपोनेंशियल असेसमेंट्स आ गए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है। ऑब्वियस है, सिस्टम है, रात में भी काम कर रहा है। ये सुनो, उसको कौन सा हो आता है सब्जी ओन रह लो, उसको क्या करना है, उसको कौन सी सब्जी लेके जानी है? गेटिंग द पॉइंट? सो अब इन वर्ड्स को थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये हर जगह आएगा, जहां जहां पे भी फेसलेस आएगा, ये जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, ये आएगा ही। अब क्या क्या याद करना है मैं आपको बताता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक अ स्कीम फॉर फेसलेस, जो भी आगे नाम लिखा होगा डैश, ठीक है। इसके नीचे टू इम्पार्ट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ईटीए, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। क्या करना है? एलिमिनेट द इंटरफेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, टीम बेस्ड असेसमेंट। कम ऑन, कम अगेन। एलिमिनेट द इंटरफेस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टीम बेस्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो ये थे आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी। आपने मेरे साथ इस चैप्टर के अंदर में क्या जाना, इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या होती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर क्या होते हैं, और ये पावर अब कौन एक्सरसाइज करेगा। 116 इनकम टैक्स अथॉरिटी का हायरार्की देता था, 119 सीबीडीटी के पावर आपको बताता था, एंड सेक्शन 130 अब 5 अलग सेक्शन को खा के बैठा है, जहां पे अब सारे पावर जो जितने भी थे सीबीडीटी के, वो अब कौन एक्सरसाइज करने वाला है सर? मोस्टली NEAC, दैट इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर हैंडल करने वाला है। गेटिंग इट और नॉट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 16 एंड 19 एंड 130 इज रेलेवेंट। वो भी 0 से 4 में, 0 में ज्यादा चांसेस है, 4 में नहीं। गेटिंग इट? तो एक और टॉपिक मालिक आपका खत्म होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी। और ये था आपका लेक्चर नंबर 3 का पार्ट ए। 500 लाइक अगर मुझे नहीं मिल रहे हैं तो सर आगे का वीडियो अपलोड करने में बड़ा मुश्किल होगा, तो सर जल्दी से अपलोड कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठोक दीजिएगा। एक लेक्चर को रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है, और इसे पूरे इंडिया में एक नोबल पर्पस के लिए कि भारत का हर बच्चा पढ़ पाए, इसे देने के लिए बहुत दम लगता है सर। हर एक जन नहीं कर सकते, आप जानते हैं। लाइक दीजिएगा। मिलता हूं आपसे पार्ट बी के अंदर में। अच्छा, अब सेक्शन 119 भी हम लोगों ने पढ़ लिया, तो बस एक काम कीजिए आप, 119 एंड 130 भी आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए फटाफट। पावर ऑफ सीबीडीटी, ईबीडीटी कैन इशू नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर इंक्लूडिंग स्पेशल ऑर्डर और instructions. However, CBDT can't issue two orders. However, CBDT can't issue two orders. Point number A, require income tax authority to make a particular assessment or assessment in particular manner interfere with discretion of CIT appeal. CBDT
can provide any relief, extension of time, as it think fit. डन है? चलिए आ जाइए सेक्शन 130, सेक्शन 130 बेसलेस एक्सरसाइज ऑफ पावर NEAC shall exercise all power specified under section 120, 124, 127, 129 to impart efficiency, transparency, accountability. To eliminate the interface between income tax department and assessee, introduced team based assessment, utilization of resources. चेक कर लीजिए मालिक. दे रहे हैं सर? चलिए, दैट्स इट मालिक.